ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ महसूस होता है किया सोनेट की ड्राइविंग सीट पर से। तो सबसे पहले जैसे ही हम इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है, ना तो वो आपको स्टीयरिंग पे फील होगा और ना ही आपको कोई भी पेडल पे फील होने वाला है। पर फिर भी वो 4 सिलेंडर जितना रिफाइन तो नहीं बन सकता है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको तो पता ही नहीं चलने वाला है कि वो एक 3 सिलेंडर इंजन चला रहा है। तो सबसे रिफाइंड इंजन यहाँ पे होता है वो कोरियन का होता है, तो यहाँ पे भी ये कम्प्लीटली रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलता है। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इस गाड़ी को आप उठाते हो तो एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होने वाला है, वो चाहे आप ड्राइविंग मोड में उठाओ या फिर रिवर्स मोड में उठाओ, उस टाइम पे आपको महसूस होने वाला है। उसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि अगर टायर है आपका फ्रंट टायर वो कोई ट्रिकी सिचुएशन में है, मान लो कि एक छोटा सा गड्ढा है उसमें है या फिर कहीं अनड्यूलेशन वाली जगह पे आपने गाड़ी खड़ी करी है, तो आपको हल्का सा एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज वो इंजन में उतना तो लो एंड टॉर्क है कि वो अपने आप ही गाड़ी को क्रॉल करने लगेगा। अगर सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सोनेट में आपको टोटल 3 तरह के इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 82 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब ये इंजन है वो आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, तो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे 100% रिफाइन देखने को मिलेगा। और इसी इंजन के साथ आपको यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आने वाला है। 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है वो आपको डेफिनेटली सोनेट के साथ अंडर पावर फील होगा, और एक्चुअली वो अंडर पावर ही है तो आपको वो फीलिंग आने वाली है। उसके अलावा वो आपको सही से एफिशिएंसी भी नहीं दे पाएगा, पर सबसे ज्यादा बिकने वाला यही इंजन होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट के मामले में ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और अगर हम 1.5 लीटर डीजल के कंपेयर करें तो बहुत ही यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा सोनेट बिकने वाली है वो इसी इंजन के साथ बिकने वाली है। फिर आता है दूसरा इंजन जो कि है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो इस इंजन के साथ आपको अच्छा खासा पावर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो जो दूसरे डीजल इंजन फ्यूल एफिशिएंसी देता है उतनी फ्यूल एफिशिएंसी हुंडई और किया के डीजल इंजन नहीं दे पाते हैं। मेरे को नहीं पता है कि क्यों नहीं देते हैं, पर एफिशिएंसी के मामले में वो डेफिनेटली बहुत ही कम आपको एफिशिएंसी देने वाला है। पर इस इंजन में आपको पावर डेफिनेटली फील होगा, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जितना आपको पावरलेस नहीं फील होने वाला है। तो इस इंजन के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। पर अगर आप ऐसा मान के जा रहे हो कि मेरे को सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। 1.2 लीटर वाले पेट्रोल इंजन में आपको जितनी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी उससे थोड़ी बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको इस डीजल के साथ देखने को मिलने वाली है। और तीसरा इंजन है जो कि ये जो मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि 118 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब ये इंजन उसके लिए डिजाइन किया गया है जिसको सही में पावर की जरूरत है, जिसको फ्रीक्वेंटली हाईवे पर जाना है और जो गाड़ी को स्पीड में चलाना पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर हम टर्बोलेक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली टर्बोलेक है और वो होना भी चाहिए। कोई भी टर्बोचार्ज इंजन के साथ आपको टर्बोलेक तो महसूस होने ही वाला है। अगर आप 1500 से लेकर 1800 आरपीएम तक जाओगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली टर्बोलेक महसूस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा पावर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप इस इंजन के मिड रेंज के बारे में बात करो तो वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगने वाली है। उसके साथ साथ बात करें तो आपको अगर आपकी राइड और भी एंगेजिंग बनानी है तो यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो पेडल शिफ्टर भी आप यूज कर सकते हो। पेडल शिफ्टर के साथ मैंने एक चीज ऐसी महसूस की कि पेडल शिफ्टर जब आप क्लिक करोगे तो एमआईडी में वो गियर चेंज दिखा देगा, पर एक्चुअल में गियर चेंज होने में हल्का सा डिले है। आप मानो कि 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड का डिले आपको महसूस होने वाला है। पर उसके अलावा आपको इस इंजन के साथ कोई भी कमी महसूस नहीं होगी और आपको ये इंजन चलाने में बहुत ही एंगेजिंग फील होने वाला है। फिर अगर हम इसके राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो राइड क्वालिटी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलती है। इतनी भी ठीक नहीं है जितनी आपने नेक्सॉन, ब्रेजा और 3XO की देखी है, उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे राइड क्वालिटी थोड़ी हल्की महसूस होती है। अगर हम हैंडलिंग के बारे में बात करें तो 3XO की शायद इस सेगमेंट में सबसे अच्छी हैंडलिंग आपको देखने को मिलती है। और अगर हम सोनेट की हैंडलिंग के बारे में बात करें तो आप इसे ऐसा कह पाओगे कि आपको सिमिलर टू द ब्रेजा और नेक्सॉन जैसी हैंडलिंग आपको देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी हैंडलिंग को वेन्यू के साथ कंपेयर करें तो वहां पे तो आपको कोई भी चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्टीफ देखने को मिलते हैं। अभी ये स्टीफ सस्पेंशन की वजह से आपको यहाँ पे इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। किया ने ऐसा क्लेम किया है कि सस्पेंशन के या फिर कोई भी मैकेनिकल मामलों में उसने इस सोनेट के साथ कोई भी चेंज नहीं किया है। हालांकि मैंने दोनों सोनेट चलाई हुई है तो मैं कंप्लीटली ये फील कर पा रहा था कि यहाँ पे सस्पेंशन है वो डेफिनेटली अच्छे हो चुके हैं थोड़े बहुत। अगर हम थोड़ी बहुत अनड्यूलेशंस वाली सड़क पे से इसको निकालते हैं तो आपको अंदर पता नहीं चलता है कि सड़क है वो अनड्यूलेशंस वाली है।
और अगर हम छोटे मोटे गड्ढों पे से निकाले तो वहाँ पे भी आपको उतना सारा एहसास नहीं होता है। तो सस्पेंशन डेफिनेटली इंप्रूव हो चुके हैं, पर किया ने ऐसा क्लेम किया है कि उसने मैकेनिकल चेंज नहीं किया। तो हो सकता है कि वो लोगों ने यहाँ पे टायर का जो OEM चेंज किया है तो उसकी वजह से भी राइड क्वालिटी में थोड़ी बहुत चेंज आए होंगे। तो सस्पेंशन सेम ही सेटअप आपको देखने को मिलता है जो प्रीवियस किया सोनेट में मिलता था, पर टायर चेंज होने की वजह से आपको यहाँ पे जो गड्ढे और अंडुलेशन है वो उतने महसूस नहीं होते हैं। तो राइड क्वालिटी में डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस जनरेशन वाली किया सोनेट से हम कंपेयर करें तो। अगर हम बॉडी रोल के बारे में बात करें तो बॉडी रोल बहुत ही कम है और हम बोल सकते हैं कि वेल कंटेंट बॉडी रोल है यहाँ पे, और ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो डेफिनेटली स्टीप सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अगर हम रियर सीट के बारे में बात करें तो ये स्टीप सस्पेंशन की वजह से आपको रियर सीट में जो रियर पैसेंजर है उसके लिए राइड है वो बाउंसी फील होने वाली है। बाकी अगर हम इसकी एजिलिटी के बारे में बात करें तो एजिलिटी बहुत ही अच्छी है। सिटी ड्राइविंग में आपको ये कॉन्फिडेंस देने वाली है, और आपको कहीं पे भी टर्न लेना है तो वो आप कम जगह में से ले पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें तो टर्निंग रेडियस ही आपको यहाँ पे ठीक ठाक है। आप इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी ले लो तो टर्निंग रेडियस ऑलमोस्ट यहाँ पे सबकी सेम ही देखने को मिलती है। फिर अगर हम इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ये चारों डिस्क ब्रेक के चलते हुए मैंने क्या महसूस किया है कि जब हम इनिशियली इस गाड़ी को पिकअप लेते हैं, मतलब कि विदाउट एक्सीलरेशन चल रही है 10-20 की स्पीड पे चल रही है, तब जब आप ब्रेक लगाते हो तो बाइट यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस होने वाली है। थोड़ी सी भी ब्रेक लगाने पे गाड़ी ऑलमोस्ट रुक जाती है। पर जैसे ही आप स्पीड गेन कर लेते हो, मानो कि 40 या 15 तक चले जाते हो, तो उसके बाद आपको जो ब्रेक है वो फ्रेंडली देखने को मिलती है। वहां पे उतनी ज्यादा बाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इनिशियल लेवल पे बाइट बहुत ही ज्यादा है। जब गाड़ी चलने लगती है, प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर लेती है, तो उसके बाद आपको जो ब्रेकिंग है वो नॉर्मल ब्रेकिंग ही देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बाइट भी ठीक ठाक है। आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी है वो इतने डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे आपको चारों डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप जब हाई स्पीड में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग भी ठीक ठाक ही है। आपको जैसे कोरियन में आपने देखा है वैसा ही स्टीयरिंग यहाँ पे भी देखने को मिलता है। फीडबैक अच्छा खासा है और बीच में आपको उतना प्ले भी देखने को नहीं मिलता है, तो आपको पता रहेगा कि मेरी गाड़ी कितना स्टीयरिंग मोड़ने पर कितना टर्न लेने वाली है। तो स्टीयरिंग के मामले में भी आपको यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर हम इसके अडास के बारे में बात करें तो डेफिनेटली कोरियन के कोई भी आप अडास ले लो तो सही से काम करते हैं। हमने कभी भी इसके साथ इश्यू देखा नहीं है। लेवल 1 का ही आपको अडास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो पीछे वाले अडास के जो भी फीचर आते हैं वो कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर हो गया या फिर रियर ट्रैफिक क्रॉसिंग है। पर जो फ्रंट वाले अडास के जितने भी फीचर है वो यहाँ पे सही से काम करते हुए दिख जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मिरर के बारे में बात करें तो आपको MID में डेफिनेटली देखने को मिलता है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर में देखने को नहीं मिलता है। मिरर में कोई भी उसकी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज में ये टर्बोचार्ज इंजन है। तो अगर आप लाइट फुट से चलाते हो और गाड़ी को इस तरह से चलाते हो कि मेरे को अच्छी माइलेज निकालनी है, तो जाके ये आपको 12 to 30 किलोमीटर पर लीटर सिटी में माइलेज निकाल के देगी। और अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे आपको ये 60 to 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने वाली है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाते हो और बहुत ही रेस कंडीशन में चलाते हो तो डेफिनेटली आपको ये माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगी, और सिटी में इसकी माइलेज आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में ही निकाल पाओगे। अगर हम विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो विजिबिलिटी में भी कोई भी शिकायत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अगर आप ए पिलर की बात करें तो पिलर है वो थीन दिए गए हैं, तो आपको प्रॉपर व्यू वहां से दिखने को मिलेगा। अगर हम IRVM और ORVM की बात करें तो वो भी ठीक ठाक साइज के ही है। IRVM के केस में आपको सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ वहां से दिखने वाला है। ORVM के बारे में बात करें तो यहाँ पे ORVM की साइज भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम हेडलैम्प थ्रो के बारे में बात करें तो हेडलैम्प का थ्रो भी अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको LED रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं, तो आपको नाइट ड्राइविंग में इसके हेडलाइट के थ्रो से कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है। हालांकि जब फोगी कंडीशन होगी तो यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप मिलते हैं वो भी LED में मिलते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत परेशानी रहने वाली है। पर जब क्लियर वेदर में आप चलाते हो, ज्यादातर केस में तो हम क्लियर वेदर के साथ ही चलाने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हेडलैम्प के थ्रो से नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो किया ने इस सोनेट को क्रैश टेस्ट के लिए नहीं भेजी है, तो हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये कितने स्टार करेगी। पर जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है कि भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप में कोई भी गाड़ी जाती है तो 4 या फिर 5 स्टार तो आराम से करके आती है। तो यहाँ पे बॉडी सेल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि हमने पहले वाली किया सोनेट के साथ देख ही लिया है। पर अगर यहाँ पे ये स्कोर करने को जाए तो 6 एयरबैग्स और अदर सेफ्टी फीचर्स के चलते ये शायद 4 to 5 स्टार स्कोर तो कर ही सकती है। तो सेफ्टी में ऐसे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पर इसका जो बॉडी सेल है वो उतना स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली नहीं है। क्रैश टेस्ट का तो क्या सीन है कि अगर आप एस्प्रेसो को भी 6 एयरबैग डाल के भेज दोगे तो वो भी आराम से 4 या फिर 5 स्टार स्कोर करके आएगा। ये सिर्फ मजाक की बात है, पर शायद एस्प्रेसो भी 3 या 4 स्टार तो 6 एयरबैग के चलते हुए निकाल ही देगा। फिर अगर
अगर हम एनवीएच के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी तरह से नॉइस देखने को नहीं मिलती है, ना तो कोई भी इंजन में हार्शनेस आपको देखने को मिलती है और ना ही आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को मिलता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आपका जो इसको टायर है उस टायर का नॉइज है वो केबिन में आता रहता है। तो केबिन डेफिनेटली साइलेंट है, आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस भी देगी, पर वो टायर नॉइज है वो अंदर आती है तो वो एक थोड़ी बहुत दिक्कत है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई अदर नॉइज नहीं आने वाला है, जैसे कि रेटलिंग नॉइज डेफिनेटली किया या फिर हुंडई की कोई भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम यहाँ पे 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के बारे में बात करें तो उसके एनवीएच भी बहुत ही बढ़िया है। अगर इस सेगमेंट में या फिर अगर आप ऐसा कहो कि कोई भी 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, हमारे इंडिया में जितने भी इंजन आते हैं उसमें से सबसे रिफाइंड इंजन आपको जो लगने वाला है वो ये किया का 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज इंजन ही लगने वाला है। तो सबसे लो एनवीएच वाली जो अगर कोई भी केबिन ले लो आप 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर में, तो आपको किया या फिर हुंडई के साथ ही देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो अर्गोनॉमिक्स पहले से वेल सॉर्टेड रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अर्गोनॉमिक्स में सभी कंट्रोल रीच में है। आप सभी स्क्रीन को भी अच्छे से देख सकते हो और अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी चेंज करने के लिए वो टच स्क्रीन के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। तो एनवीएच के मामले में भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अभी एनकैप वाले कुछ ऐसा रूल्स भी निकालने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट फीचर है जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल करना या फिर एसी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने या फैन स्पीड कंट्रोल करनी, तो ऐसे फीचर के लिए आपको कंपलसरी फिजिकल बटन ही देना पड़ेगा। तो वो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वो सबसे बढ़िया हो जाने वाला है, क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन ही आपको देते हैं, कोई भी फिजिकल बटन नहीं देते हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली अर्गोनॉमिक्स वाइज वो इश्यू करता है। तो जब वो रूल्स आ जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी वो एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आने वाला है। ओके, तो अभी हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने आपको ऑलरेडी सभी पॉइंट बता दिए। सबसे पहले राइड क्वालिटी है उस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है, पर यहाँ पे आपको हैंडलिंग डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलती है और वो जब आप हाई स्पीड में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसकी जो स्टिफनेस है वो वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव निकल के आने वाली है। दूसरी बात, रियर स्पेस में उतनी जगह भी नहीं है। किया ने बोला है कि इंक्रीज की गई है, पर डेफिनेटली वहाँ पे उतनी सारी रियर स्पेस तो इंक्रीज नहीं हुई है, तो वो भी एक चीज़ है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इसकी प्राइसिंग, आप अगर एक्स लाइन या फिर जीटी लाइन लेने जाओगे और वो भी ऑटोमेटिक के साथ में ही आती है, तो ऑटोमेटिक लेने जाओगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। ऑलमोस्ट 17-18 लाख तक आप इसको ऑन रोड देने वाले हो। उसमें भी अगर आप डीजल के साथ जाते हो और उसमें भी ऑटोमेटिक लेते हो एक्स लाइन या फिर जीटी लाइन में, तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है। तो उस केस में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो एक सेगमेंट अप चले जाए और सेल्टोस का जो थोड़ा बहुत नीचे का वेरिएंट है उसमें आ जाता है, तो उसके पर चले जाना पसंद करते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप टेस्ट ड्राइव लो एक बार और देखो कि आपके लिए गाड़ी आपको सही फील होती है कि नहीं होती है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल को। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।